नाज़रीन, अचानक हैरान कुन सूरत हाल पैदा हो गई है और रेजिस्टेंस इस हाथी को अब गिराने के बहुत करीब पहुंच गई है। लेबनान, गजा और वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस पूरी तरह से सामना कर रही है और वेस्ट बैंक में इस लार्ज स्केल ऑपरेशन में रेजिस्टेंस का सामना करना नेतन्याहू के ताबूत में आखिरी कील इस वक्त नाज़रीन साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के अंदर नाज़रीन एक बहुत ही नतीजा खेज तहरीक का आगाज हो गया है। ये एक ऐसी तहरीक है जो अब से पहले इन 11 महीनों में इस इंपैक्टफुल और इस बड़े स्केल की तहरीक इससे पहले शुरू नहीं हुई और ये बहुत मीनिंगफुल और नतीजा खेज तहरीक जो है वो नजर आ रही है। एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं, इसके नतीजे में इकोनॉमिक जोन्स बंद, असलहा फैक्ट्रीज बंद। आपको पता है जंग चल रही है और जंग के अंदर जब असलहा फैक्ट्रीज बंद होती हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। और तमाम इसराइल के अंदर रोड्स क्लोज, बसेस बंद, बहुत सारा मतलब पूरी तरह से जो स्ट्राइक है वो इस वक्त इजराइल के अंदर हो गई है और ये 11 महीनों में पहली बार हो रहा है। तो ये नेतन्याहू का यहां पर इख्तिताम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ताजा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं, वेस्ट बैंक के साथ हमले जारी हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड हमले वहां पर किए जा रहे हैं। और अभी रेजिस्टेंस ने अनाउंस किया वेस्ट बैंक से कि वो वहां पर एक नए फेज के अंदर एंटर हो रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में वो बहुत मैसिव लेवल के ऊपर और ऐसे सरप्राइज अटैक जो इजराइल तवक्को भी नहीं कर रहा वो करने जा रहे। ताज़ा तरीन तफसीलात इस वक्त क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक माह से ज्यादा अब दिन गुजर गए हैं, एक माह और 2 दिन आप कह सकते हैं कि ईरान ने जो हमला करना था वो हमला तो नहीं हुआ और ईरान के इस हमले के नतीजे में 20 दिन 25 दिन महीना यही चलता रहा कि ईरान हमला करेगा तो उसके नतीजे में इलाकाई जंग छिड़ जाएगी या फिर वो ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि जंग बंदी की तरफ भी मामला जा सकते हैं। वो ईरान का हमला तो हुआ नहीं है, लेकिन नाज़रीन एक ऐसी चीज इस वक्त हो रही है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, जिसको सिर्फ एक वाकये ने बल्कि 2 वाकयात ने, एक ऑफिसर्स का मरना और कैदियों का मरना, उसने इग्नाइट किया और अब वो इतने मैसिव स्केल के ऊपर चली गई है कि नेतन्याहू के सारे प्लान्स वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने नाज़रीन बड़ी चालाकी के साथ दुनिया को डील किया, दुनिया का प्रेशर उसने जो है वो उस पर कोई मतलब अमल नहीं किया और वाशिंगटन के साथ जिस तरह उसने प्ले किया और डीप स्टेट के ग्रीन लाइट के साथ जिस तरह वो इस जंग को आगे एक्सपैंड करता चला जा रहा था, तो उसको लगता था कि उसने बड़ी चालाकी से सबको शिकस्त दे दी है। सबसे मुराद मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी, अरब्स और अमेरिका के अवाम, यूरोप के अवाम, यानी पूरी दुनिया ने कहा सीज फायर। नेतन्याहू ने इतनी चालाकी के साथ प्ले किया कि वो जंग को जारी रखे हुए है, ठीक है। लेकिन यहां पर नेतन्याहू जिस बारे में नहीं सोच रहा था वहां से जो है ना उसके खिलाफ तहरीक चल गई और वो अंदर का मुकाम है और जो अंदर की तहरीक होती है वो दुनिया को कोई पावरफुल से पावरफुल भी अगर हुक्मरान हो तो वो भी नहीं रोक सकता। ये तो नेतन्याहू है ही कुछ नहीं, नेतन्याहू तो एक कोalition के ऊपर खड़ा हुआ है ना, वो उस तरह का कोई तो नहीं है कि मतलब वो 30 साल से हुक्मरान हो। और जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में मतलब फौजी डिक्टेटर्स होते हैं कि मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट मामला होता है, यहाँ तो कोalition के ऊपर खड़ा हुआ है और कितना एक इजराइल मुल्क है, फिर ऑलरेडी वो सारा डिप्लोमेटिक प्रेशर जो दुनिया से आ रहा है उसको तो वो काउंटर कर रहा था, लेकिन अंदर से ये जो इस वक्त शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं इस हवाले से आपसे शेयर करता हूँ वेस्ट बैंक के साथ, फिर हमने इसके बाद आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि 11 महीनों में पहली बार इजराइल के अंदर जनरल स्ट्राइक होने जा रही है, जिसमें पूरा इजराइल लॉकडाउन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, वो भी हड़ताल करेंगे। असलहा फैक्ट्रीज बंद होंगी, मजदूर, इकोनॉमिक जोन्स, एजुकेशन सेक्टर, बसेज, मतलब जो उनका है ट्रांसपोर्टेशन, पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। इससे पहले बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, हजारों लोग तिल अवीव के अंदर जमा हुए हैं और ये पिछले 11 महीनों से सिलसिला जारी है। कॉन्टिन्यूअस जो प्रोटेस्ट है वो हो रहे हैं, लेकिन जो ये तहरीक का आगाज हो गया नाज़रीन, वो इतनी मैसिव लेवल की है कि इस सैलाब को नेतन्याहू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और इस सैलाब के सामने नेतन्याहू टिक नहीं सकता है, क्योंकि नाज़रीन इजराइल का जो सबसे पावरफुल तबका है वो अब नेतन्याहू के खिलाफ हो गया है। यानी उनकी लेबर यूनियंस और उनके जो इकोनॉमिक यूनियंस हैं और जो बड़े बड़े बाकी ग्रुप्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पावरफुल तबकात हैं, वो सारे के सारे अवाम के साथ जाकर, सेटलर्स के साथ जाकर मिल गए हैं। अब जरा मैं आपके सामने ये कुछ तफसीलात रखता हूं, कुछ हेडलाइंस आपसे शेयर करता हूं, फिर आपको एग्जैक्टली मेरी बात का अंदाजा होगा। अच्छा, अब ये जो उनकी लेबर यूनियन का चेयरमैन है उसने मुलाकात की है, यानी वहां पर सबसे बड़ा पावरफुल ओहदा जो है वो लेबर यूनियन और उसका चेयरमैन। पूरे मुल्क की जो लेबर यूनियंस हैं
मतलब वो हर शोबे में काम करने वाली, उसके चेयरमैन की पहली मुलाकात हुई है इजरायली फैमिलीज के साथ जो पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं और जंगबंदी का मुतालबा कर रही हैं। इस मुलाकात के बाद उसने अनाउंस किया है कि हम पूरे मुल्क में जनरल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और इसका जो मुतालबा है, मतलब क्यों जनरल स्ट्राइक करने जा रहे हैं कि जंगबंदी की जाए। पहली बार इन इजरायली फैमिलीज को पावरफुल जो एक इजराइल का तबका है उसका साथ मिल गया है। 25 डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों से इन एहतजाज में शरीक होने जा रहे हैं। अब जरा उस चेयरमैन की कुछ जो है वो हेडलाइंस देखिए। वो कह रहा है कि मैंने मुलाकात की है फैमिलीज के साथ और मुझे ये पता चला है, एक तो ये बड़ी टेंस और डिफिकल्ट मीटिंग थी, और अब मुझे ये पता चला है कि अब मजीद हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, यानी जंग को ना रोकने को रेजिस्ट नहीं कर सकते, और अबंडनमेंट ऑफ किडनैप मस्ट स्टॉप, कि जो हमने अपने कैदियों को अबंडन किया हुआ है अब वो हम नहीं चलने देंगे। उसने कहा इंटायर इजरायली इकोनॉमी इज ऑन फुल स्ट्राइक। मैं अनाउंस कर रहा हूं कि पूरी इजरायली इकोनॉमी अब स्ट्राइक के ऊपर जा रही है, शटडाउन होने जा रही है। $100 बिलियन का नुकसान इसराइल को हो चुका है, और उसका लेबर यूनियन का चेयरमैन कह रहा है कि हम पूरी इकोनॉमी को शट डाउन कर रहे हैं। फिर उसने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ऑफिसर्स और लीडर्स के साथ मेरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में मेरी बातचीत हुई है, और उन्होंने मुझे बताया है इजरायली फौज और बाकी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, वो कह रहा है कि मेरी बात हुई, और मैंने उनसे पूछा कि क्यों ये जंगबंदी क्यों नहीं हो रही, तो मुझे बताया गया कि नेतन्याहू अपने जाती मफाद के लिए जंग को बढ़ा रहा है, इस जंग को बढ़ाने में हमारा कोई मफाद नहीं है। डिप्लोमेट्स फ्रॉम 25 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अनाउंस देयर सपोर्ट फॉर द फैमिलीज ऑफ इजरायली डिटेनीज टू पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशंस इन तेल अवीव। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वॉर बेनी गांट्स, आई विल पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट। यार लेपर्ड जो अपोजिशन लीडर कह रहा है वो कि मैं प्रोटेस्ट में आऊंगा, जो उसने आखिरी जुमला कहा, नो इजरायली कैन स्टैंड साइलेंटली व्हाइल आवर स्टेट डिसइंटीग्रेट्स। कोई इजरायली खामोश नहीं रह सकता कि जब उसके सामने उसकी जो स्टेट है वो डिसइंटीग्रेट हो रही हो, यानी खत्म हो रही है, इजराइल खत्म हो रहा है, और अब हम खामोश नहीं बैठ सकते। स्ट्राइक विल इंक्लूड द म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा विद बसेस इन यरूशलेम बीइंग सस्पेंडेड। मतलब 3 जो सबसे बड़े म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम, यहां पर मुकम्मल। हेड्स ऑफ द इजरायली फेडरेशन ट्रेड यूनियन, we are receiving corpses instead of deal, so the state must be restored। हमें लाशें मिल रही हैं जहां पर हमें डील मिलनी चाहिए थी, तो अब जो है ना मामलात को रिस्टोर करना होगा। इस तरह से अब ये हमारा इसराइल बच नहीं सकता है। स्ट्राइक विल इंक्लूड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंटीरियर, फाइनेंस, इकोनॉमी, हेल्थ एंड एजुकेशन। कितनी बड़ी 5 मिनिस्ट्रीज हैं, इकोनॉमी की, हेल्थ की, एजुकेशन और डिफेंस, ये सारी जो है वो इसमें शामिल होंगी। और समुद्रिच का बयान देखिए। समुद्रिच कह रहा है कोई सरकारी ओहदेदार जो इसमें गया, यानी तमाम मिनिस्ट्री से जा रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि ये वो नहीं है जो इससे पहले हो रहा था। पहले यह था कि प्रिजनर फैमिलीज निकलती थी, उनके साथ हजारों लोग निकल आते थे और एक आध दिन का मुजाहरा करते थे, फिर चले जाते थे, और वो फैमिलीज बस करती रहती थी अपना मुजाहरा। 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, इतने बड़े पावरफुल तबके का पहली बार आना, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आना, और असलिया फैक्ट्रीज के मजदूरों का काम बंद कर देना, यह पहली बार हो रहा है। तो समुद्रेच ने कहा कि जो भी गया सरकारी ओहदेदार, हम उसको सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, तो यह हो सकता है। ठीक है, अब नाज़रीन ये वाली ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल पैदा हो गई है। यानी आप इनकी नॉनसेंस देखिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, और समुद्रेच कह रहा है कि हम सैलरी नहीं देंगे। तो सैलरी नहीं देंगे तो अब देखना, जब किसी के ऊपर जो इबरतनाक अंजाम के करीब वो पहुंचता है ना कोई जालिम, तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है। जब उसकी जो रस्सी है वो कुदरत खींच लेती है, तो फिर वो इसी तरह के अंजाम को पहुंचता है कि वो मजीद नॉनसेंस हरकतें करके उस लावे को मजीद बढ़ा रहा है, और अब ये लावा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन इसके 2 बड़े फैक्टर्स हैं जो 2 आगे इसका नतीजा निकलने वाला है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा समझ लीजिए, बड़ी बारीक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वाशिंगटन पहले दिन से नेतन्याहू का सपोर्टर है, पूरी ग्रीन लाइट नेतन्याहू को हासिल है। वाशिंगटन को पता है नेतन्याहू के मकासद क्या है, और वाशिंगटन उसके साथ खड़ा है। दुनिया भर को वाशिंगटन ने रोका, कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर उसने काम नहीं करने दिया। कितनी बार उसने वीटो किया, मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू को प्रोटेक्शन देकर रखी है, और आपने देखा आलमी अदालत से उन्होंने वारंट तक अभी तक जारी नहीं होने दिया, पूरी प्रोटेक्शन दी है। लेकिन यहां पर फर्क क्या आ रहा है? फर्क यह आ रहा है कि वो किसी अनपॉपुलर लीडर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और भाई, बैरूनी दुनिया से बचाना और चीज होती है, अंदर अपने लोगों से बचाना ये और चीज होती है। यानी अब नेतन्याहू इस्टेब्लिश हो चुका कि वो अनपॉपुलर है। देखिए, उनके ऊपर यूरोप का कोई तजियाकार तनकीद करता है, कोई गवर्नमेंट तनकीद कर दी है, तो उसका तो
एंटी बयानिया बनाया जा सकता है, लेकिन सारे के सारे अगर इजरायली निकल आए और उनका एक कंप्रीहेंसिव तमाम तबके निकल आए, सिर्फ एक तबका नहीं, तमाम निकल आए, तो इसका मतलब इस्टेब्लिश हो गया कि नेतन्याहू अनपॉपुलर है। तो किसी अनपॉपुलर लीडर को किस तरह से वाशिंगटन आगे मजीद प्रोलॉन्ग करवा सकता है? इसके लिए तो जरूरी है, मतलब जब दुनिया से लड़ा जा रहा है और दुनिया का प्रेशर किसी खाते में नहीं डाला जा रहा, तो कम से कम उसकी जड़ें अपने मुल्क में तो मजबूत होनी चाहिए। तो उसकी जड़ों की यह हालत हो गई है, यानी नेतन्याहू, स्मोट्रिच और बेन गवर तीन एक तरफ खड़े हो गए हैं और पूरा इसराइल दूसरी तरफ खड़ा हो गया है। और स्मोट्रिच और बेन गवर तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब नेतन्याहू है ना, ये तो 40 साल से सियासत में है और इसका एक पूरा मामलात पीछे। स्मोट्रिच तो बेन गवर तो कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे कायम रह सकते हैं मुझे बताइए? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेतन्याहू का अनपॉपुलर वहां पर स्टैब्लिश हो जाना, कि जिसके खिलाफ लाखों इसराइली निकल आए हैं और जो है वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा ये कर रहे हैं कि जंगबंदी। अब इसराइली अमेरिका से कह रहे हैं कि आप जंग बंद करवाएं क्योंकि आप हमारे मुल्क को डबो रहे हैं, तो वाशिंगटन इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। मैं आपको बता चुका हूं, वाशिंगटन का कोई इरादा नहीं था इस जंग को रोकने के हवाले से, और ना दुनिया का कोई प्रेशर काम करना था। वो बड़े अपने मामलात तरीके से लेकर चल रहे थे, यानी उनको मसला ही नहीं था कि हमें दुनिया में कौन सी ताकत रोकेगी। लेकिन ये वो ताकत है जिसके सामने बाइडेन इंतजामिया भी ढेर है और जिसके सामने नेतन्याहू भी ढेर है। और ये आप देखें कि तहरीक किस तरह किस लेवल के ऊपर जा चुकी है और मजीद आगे बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह स्मोट्रिच की जो नॉनसेंस है वो तो इसमें मजीद इजाफा करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, असलिया फैक्ट्रीज के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। एक तो इकोनॉमिक लॉस जो हुआ है $100 बिलियन के करीब, और इकोनॉमी डाउनग्रेड होती चली जा रही है। स्टेट बैंक कह रहा है कि ये क्रैश हो सकती है, वो सारी तबाही तो हो रही है, लेकिन असलिया मजदूरों का काम बंद करना। मैं आपको इस हवाले से सिर्फ एक रेफरेंस देना चाहता हूं। हिटलर ने अपनी किताब में लिखा, पहली जंग अजीम के हवाले से, उसने पहली जंग अजीम में जर्मन फौज के हारने की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह यह लिखी कि जब हम एक महाज के ऊपर, जो कि बहुत फैसला कुन महाज था, यानी एक जगह पर उनकी जंग हो रही थी इत्तेहादी फौजों के साथ, तो उस वक्त साजिश के तहत जो है जर्मनी में लेबर यूनियन की स्ट्राइक करवाई गई और असलिया मजदूरों ने, असलिया फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी, जिससे काम रुक गया और असलिया प्रोवाइड नहीं हो सका। और उस वजह से हम वो खास जो महाज जहां पर डिसाइड होना था वो हम हार गए, क्योंकि पीछे से असलिया की सप्लाई रुक गई। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक रेफरेंस दिया है। उनकी तो तमाम मिनिस्ट्रीज के अंदर काम बंद हो गए, उनकी तो तमाम लेबर यूनियन से निकल आई हैं। और मैं इसके साथ आपको दूसरी बात बता दूं कि आप जो उनके सारे हाई ऑफिशियल्स के बयानात नहीं सुन रहे कि इसराइल कोलैप्स हो रहा है, इसराइल डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इसराइल को बचाओ, इसराइल को बचाओ, तो उनका जो पावरफुल तबका है जिनके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर यहां पर इन्वेस्टेड हैं और मतलब सारा कुछ उनका यहां पर है, तो अगर इसराइल डूबता है उनको नेतन्याहू से तो गर्ज नहीं है। पहले तो वो नेतन्याहू को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि नेतन्याहू मजीद जमीन छीन रहा है फलस्तीनियों से। अब जब उनको ये समझ आ रहा है और नजर आ रहा है कि गजा में तो रेजिस्टेंस वैसी की वैसी खड़ी है, वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस ने ये कुछ कर दिया है, लेबनान का तो कोई बाल भी बिका नहीं हो सका और हिजबुल्लाह का क्या बिगाड़ेंगे, तो फिर करना क्या है? तो इसके नतीजे में तो इजराइल डूब रहा है, तो उनका सारा का सारा पैसा डूब रहा है, सब कुछ डूब रहा है उनका। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि भाई इसको बंद करो, क्योंकि इसके जना आगे हमें अपनी तबाही नजर आ रही है, फतह नजर नहीं आ रही। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, एक इसराइल के अंदर की सूरत हाल और ऊपर से इसके इंपैक्ट्स मजीद क्या होने जा रहे हैं। एक और आप खबर देखिए, 8200 यूनिट जिसके ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, इसराइल ने कहा कि नहीं हुआ अटैक, बाद में साबित हुआ कि अटैक हुआ है, उसका जो हेड है वो आज रिजाइन कर गया है। 1 वीक आफ्टर हिजबुल्लाह's रिटेलिएशन, हेड ऑफ यूनिट 8200 टू रिजाइन। अब मुझे बताइए कि 8200 यूनिट का हेड क्यों रिजाइन कर रहा है? तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर जो उनकी सुबकी, उनकी शिकस्त में मजीद इजाफा करते चले जा रहे हैं। उनको कहीं से भी फतह की खबर नहीं आ रही है। फलस्तीनी तो ऑलरेडी उनके कब्जे में थे, तो फलस्तीनियों के मरने से उनको कोई अचीवमेंट तो नहीं हो रही। पहले जब ये एक साइलेंट वॉर वेस्ट बैंक में जारी थी तो वो घर छीन रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब तो जब वो एक फलस्तीनी को मारते हैं तो एक फौजी भी उनका मर रहा है, ठीक है। तो हजारों फौज पहले गजा में मारी जा चुकी है और जख्मी हो चुकी है। तो तमाम इतराफ से उनकी सुबकी और शिकस्त वाली खबरें जो है वो आ रही हैं। इसी दरमियान आप जरा देखिए कि वेस्ट बैंक से साथ साथ फिनोमेना क्या जारी है, ये हड़ताल, ये सारे मामलात और वेस्ट बैंक में लड़ाई जारी है।
तो वेस्ट बैंक से किस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां पर रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया ना कि वेस्ट बैंक का जो ऑपरेशन है वो इसराइल के इस नेतन्याहू के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ है। ये एक ऐसी गलती साबित हुई है कि अब वो इसके ऊपर पछता रहा होगा कि ये ऑपरेशन तो मैंने शुरू नहीं करना था, शुरू उसने किसी और मकसद के लिए किया था, लेकिन ये उसको उल्टा पड़ गया। अब जरा वहां से खबरें सुनिए। आवर फाइटर्स इन तुलकराम बटालियन कैरिड आउट 6 ऑपरेशंस टू डिस्ट्रॉय एक्सप्लोसिव डिवाइसेस दैट रिजल्टेड इन द डेथ्स एंड इंजरीज अमंग द एनिमी। 6 बड़े ऑपरेशंस किए जिसमें दर्जनों इजरायली फौजी मरे और जख्मी हुए। हम वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं जिसका एक एक गली, एक एक घर इजरायली बंदूक की नाली के नीचे रह रहा है। उनका सांस भी इनकी बंदूक की नाली के नीचे है। वहां पर दर्जनों फौजी मर रहे और जख्मी हो रहे हैं। आवर फाइटर्स इन द जैनन बटालियन ट्रैप्ड एनिमी सोल्जर्स इन 3 वेल क्राफ्ट एम्बुशेस, वन ऑफ विच वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। 3 बहुत बड़े घात, जिनमें से एक तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, वो हमने लगाए। आवर फाइटर्स इन द जैनन बटालियन डेटोनेटेड मोर देन 15 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस किलिंग एंड वुंडिंग एनिमी सोल्जर्स। 15 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हमने एक्सप्लोड की हैं, तो इसके नतीजे में कितने इजरायली फौजी मारे गए होंगे। आवर फाइटर्स इन तुलकराम बटालियन शॉट डाउन ज़ायनिस्ट सोल्जर्स इन अ स्नाइपर ऑपरेशन ड्यूरिंग द क्लैशेस। गैर मामूली खबर है कि वेस्ट बैंक में फलस्तीनी स्नाइपर एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने इजरायलियों को मारना शुरू कर दिया है। आवर फाइटर्स इन द तुलकराम बटालियन हैव ट्रैप्ड आउट अ फूट ग्रुप ऑफ एनिमी फोर्सेस इन टाइट एम्बुश। तुलकराम के अंदर हमने एक जमीनी फौज को टाइट एम्बुश के अंदर फंसा लिया। अब जरा उनके बयानात मजीद सुनिएगा। वी हैव एंटर्ड अ न्यू फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोसिव डिवाइसेस दैट इफेक्ट्स ऑफ विच द एनिमी विल सी ऑन द ग्राउंड। हम एक नए फेज के अंदर दाखिल हो गए हैं और इसमें जो हम एक्सप्लोसिव डिवाइसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो बाकी असलिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द ऑन ग्राउंड उसका असर देखने को मिलेगा। हम पूरी तरह से इनके परखच्चे उड़ा के रखने वाले हैं। आवर पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेपन्स एंड मिलिट्री फॉर्मेशंस टू डिफेंड देयर लैंड एंड हॉली साइट्स। हमारे अवाम को यह आगाही हो गई है, हमारे लोगों को पता चल गया है कि वेपन्स और मिलिट्री कैसे बनानी है और ये कितना जरूरी है अपने लैंड को दिफा करने के लिए। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये ऐसा नहीं कि इनके साथ टेबल टॉक करेंगे तो ये हमें राइट्स दे देंगे, इनसे लड़ना पड़ेगा। तो मिलिट्री फॉर्मेशन एंड असलिया मैन्युफैक्चरिंग दोनों हमने सीख लिए। वी आर फाइटिंग इन दिस बैटल अलोंग साइड द हीरोज ऑफ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फैक्शंस यूनाइटेड एंड स्टेडफास्ट अंटिल विक्ट्री। हम तमाम मुत्तहिद हैं, तमाम फैक्शंस फलस्तीन के हमारे साथ लड़ रही हैं और हम मुत्तहिद रहेंगे और हम फतह हासिल करेंगे। अब ये जरा एनालिसिस सुनिए। नेतन्याहू इन हिज लास्ट थ्रोज पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली, नेतन्याहू का बिल्कुल आखिरी वक्त जो है वो आ पहुंचा है। द रेजिस्टेंस इन गाजा, लेबनान एंड यमन हैज डिस्ट्रॉयड हिम। तीनों जगहों पर जो रेजिस्टेंस है, चारों जगहों पर उसने उड़ा के रख दिया है। एंड द फाइनल ब्लो विल कम फ्रॉम द फाइटर्स इन द वेस्ट बैंक। और जो इसके ताबूत का आखिरी कील है वो वेस्ट बैंक से आने वाला है। हिज थ्रेट्स टू क्रश द हमास आर जस्ट प्री डेथ डिलीरियम। एक मतलब जो मरने से पहले कोई धमकियां लगाता है, ये उसकी वो धमकियां जो वो हमास को दे रहा है। इट इज द जीनियस स्टेडफास्ट एंड कनिंग ऑफ सिवर अल-दैफ एंड द मैन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड देयर सैक्रिफाइसेस। ये किसकी फतह है और ये किसका सारा कारनामा है? ये जीनियस और स्टेडफास्ट याह्या सिमर और अल-दैफ और बाकी सारे रेजिस्टेंस मेंबर्स और उनकी कुर्बानियां। What is coming is much greater। जो आ रहा है वो much greater है, वो बहुत तबाहकुन होगा। And there is no consolation for those who are not men। जो आ रहा है वो बहुत बहुत जो है वो बड़ा होगा, वो बहुत तबाहकुन होगा और वो बहुत बड़ी फतह जो है वो लेकर आ रहा है। और जो नेतन्याहू है उसका आखिरी वक्त जो है वो आ पहुंचा है और फाइनल जो ब्लो है, ताबूत का आखिरी जो कील है वो वेस्ट बैंक से आने वाला है। देखिए गजा वैसे का वैसा खड़ा है, रेजिस्टेंस वैसी की वैसी है और उधर लेबनान, उधर यमन, उनका क्या बिगाड़ लिया इसराइल ने? तो वेस्ट बैंक में वो कूदा कि ये तो सबसे कमजोर फलस्तीनी है, उन्होंने जनाब उड़ा के रख दिया सिर्फ 5 दिनों के अंदर। तो ये नाज़रीन सारे फैक्टर्स हैं और इनको मिलाकर अगर आप देखें तो आपको काफी कुछ नतीजा खेज नजर आ रहा है। एक अंदरूनी बगावत, ऊपर से मुसलसल आती हुए इसराइल के ये ताबूत और स्टेडफास्ट खड़ी रेजिस्टेंस और उनकी बढ़ती हुई ताकत, ये नतीजा खेज मामलात की तरफ हमें लेकर जा रही है। हिजबुल्लाह के हमले साथ साथ जारी हैं। अभी उन्होंने एक आर्मी पेट्रोल के ऊपर हमला किया है नियर द कफरियोयाल चेक पॉइंट।
यानी जो आर्मी वो पेट्रोल कर रही होती है बॉर्डर के ऊपर उनको जो है वो अटैक किया है। ईरान से खबर ये सामने आ रही है, ईरान कंपीट्स विद वर्ल्ड्स टॉप 5 लीडर्स इन एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। 5 जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके बराबर हमारा एयर डिफेंस हो चुका है, यानी इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है जितना दुनिया के 5 बड़े मुल्कों का है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइल ने जो हमला करने आना है तो अब उसको वैसा ही एयर डिफेंस मिलेगा जैसे आप रशिया का कह लें या दुनिया के 5 मालिक, तो फिर यही आएंगे ना जो बड़ी ताकतें हैं, तो उसके बराबर वो कह रहे हैं कि हमने अपना एयर डिफेंस बना लिया है। तो ये फिर पता चलेगा जब ये हमला करने के लिए आएंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप राय जरूर अदा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।